हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, रीजनिंग के टोटल 120 क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आपको शो करने वाला हूं और इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताऊंगा एंड इन सभी क्वेश्चंस का आंसर का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम हिंदी के 25 क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो सॉल्यूशन मैं आपको शो कर दूंगा, तो सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चंस हो सके तो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग जो है ना इससे एक प्रकार से टेस्ट मानिएगा और आप लोग ये चेक कीजिएगा कि 120 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले आंसर नहीं देखिएगा, ठीक है ना, पहले आप चेक कीजिएगा। वैसे जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 85-90 स्कोर करना होगा। प्राइवेट के लिए आपको 60 पर भी मिल जाएगा। बाकी सभी कैटेगरी के बारे में भी पहले मैं बताया हूँ। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही संधि विच्छेद जो है इसका होगा फ्रेंड्स मन प्लस योग, ठीक है ना, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जिसे पता होगा वो आंसर बता देंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले समास पढ़िए। बुक यूनिक पब्लिकेशन की ले सकते हो या कोई भी पब्लिकेशन जिसमें पूरा सिलेबस दे रखा हो और 10-15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे रखा हो। तो वैसे तो मेरे पास यूनिक का है। देखिए कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो ये है फ्रेंड्स नीलकंठ। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बाकी इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा डिटेल में, आंसर का एक्सप्लेनेशन, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। खरा खोटा शब्द में समास बताइए, कौन सा समास है। इसमें फ्रेंड्स द्वंद्व समास है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में सबका पढ़ लीजिए क्या कहते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पर पैसेज है शायद, ये एक क्वेश्चन पैसेज पे आधारित आता है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। हिंदी के बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए। अब अगर देखो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है मोस्टली उसी से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। लगभग 15 से 20 टॉपिक दे रखे हैं, बट आपको ये पता कैसे चलेगा कि ज़्यादातर कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो आप इस क्वेश्चंस पेपर को देख लीजिए और इसमें चेक कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। उन टॉपिक को आप लिख लीजिए एक रजिस्टर में, कॉपी में, और फिर उन्हीं टॉपिक को आप कर लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करके गाइड आपके पास है एंट्रेंस की तैयारी के लिए, उससे या कोई ग्रामर व्याकरण की बुक से। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वाक्य से पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। हम विश करते हैं, ठीक ना, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। एसिड के लिए सही परिभाषिक शब्द, यहाँ तो इंग्लिश का वर्ड है, तो इसके लिए सही परिभाषिक जो वर्ड है ये हो जाएगा मान लेना। ओके फ्रेंड्स, शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है। आप में सभी स्टूडेंट को पता है, वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, परलोक का विशेषण क्या है। विशेषण से ये क्वेश्चन है। पारलौकिक, परलोक का जो विशेषण एडजेक्टिव होता है ये होता है पारलौकिक। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है फ्रेंड्स डिंग हाँकना। आई थिंक लगभग आपका 9 में से 6-7 क्वेश्चन तो सही हो गया होगा। तो आप लोग पहले हिंदी का चेक कीजिएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। बाकी तो आप तैयारी करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज देख लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है, तो ईजिली आपका काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, पढ़िए और समझ के आंसर कीजिए। वकीलों ने कागजों की जांच की, ये सही है। इत्र में सुगंध है, ये भी सही है। वह डाल महीन है, ये कौन सा
ये तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं गाइस, महीन नहीं होता है, पतली होता है डाल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पदबंध है? देखिए, पदबंध से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अब पदबंध में फ्रेंड्स कई प्रकार के पदबंध होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप पढ़ लोगे यूट्यूब पे गाइड में तो आपको पता चल जाएगी, ये मैंने करवाया भी था। नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही है, इस वाक्य में बहती चली जा रही है। देखिए साफ सीधी, बहती का मतलब यहाँ पर क्या है? ये क्रिया है हमारा, बहती चली जा रही है तो क्रिया है, तो ये कौन सा होगा? क्रिया पदबंध होगा। बहुत ही आसान आंसर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि नदी कल कल करती, बहुत तेजी से कल कल करती हुई चली जा रही है, तो वहां पर पूछ लिया जाए कि बहुत तेजी से क्या है, तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक ना, फास्ट। वहां पर इस तरीके से समझना है। अगर पूछ लिया जाए कि नदी कल कल करती हुई चली बहती चली जा रही है में नदी क्या है, तो नदी क्या है? संज्ञा पदबंध है नदी, क्योंकि वो नाम है। इनमें कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? देखिए वाक्य से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, वाक्य पढ़ लीजिए आप, उसके प्रकार पढ़ लीजिए। इनमें कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? सही आंसर, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में भी टॉपिक फिक्स है और इंग्लिश में भी फिक्स है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 2 क्वेश्चन से यहां पर आ रहा है शुद्ध से। तो जो शुद्ध वाक्य है फ्रेंड्स ये है, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी आप देखोगे तो बाकी वाक्य जो है अशुद्ध है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। देखिए शब्द शक्ति से क्वेश्चन आया है, इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षणा, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। ये उसके प्रकार है। नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है? इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है यह फ्रेंड्स व्यंजना, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट व्यक्त हो रहा है क्योंकि वहां पर कुछ उल्टा कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये शब्द शक्ति जो है यहाँ पर व्यंजना प्रयोग किया गया है। नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है, तो यहाँ पर व्यंजना होगा। तो शब्द शक्ति पढ़ लीजिएगा, उसका प्रकार पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर आपके पक्के हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वाक्य में जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण असमानता दिखाई जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अलंकार से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अलंकार में जो है ना, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक ना। काव्य में जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उपमा अलंकार। 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? मतलब कौन सा अलंकार कहते हैं? बहुत ही आसान है क्वेश्चन फ्रेंड्स, सभी को पता होगा। अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, भूल जाते हैं यहाँ पर आप अलंकार इसके प्रकार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा वर्णों की, जहां पर बार बार आवृत्ति होती है। मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पहचानिए। इसमें जो अलंकार है देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देख लीजिए। 17, 18, 19 और 20 सबसे ज्यादा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार है इसमें। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई में अलंकार आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। उन्नत हिमालय के धवल वह सुरसरी यूं टूटती, मानो पयोध से धारा के दुग्ध धारा छूटती। इसमें कौन सा अलंकार है? मानो आ रहा है यहाँ पर, देखिए इससे आप पहचान सकते हो कि जहाँ पर मानो आए, इस तरीके के शब्द आए तो वो कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड्स? उत्प्रेक्षा यहाँ पर हो सकता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है करेक्ट आंसर। मैं आंसर देख के ही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो दे रखा है बुक में। मोहब्बत एक मीठा जहर है,
सॉरी 5-5 क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, देख लीजिए अलंकार से। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 21 का सही आंसर हो जाएगा विरोधाभास। ठीक ना, विरोधाभास यहाँ पर है। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो छंद से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप देख लीजिए। तो छंद शब्द जो है फ्रेंड्स ये बना है छिदी से। ऑप्शन ए छिदी से बना है छंद शब्द संस्कृत के। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? दो क्वेश्चन। मानुस है तो वहीं रस खान, वसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सवैया छंद है इसमें, सवैया। अब काव्य गुण से देखिए क्वेश्चंस। पांचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रसाद गुण से। देखिए अगर आप हिंदी के जो है ना सारे व्याकरण के सारा टॉपिक करना चाहते हो, ऐसा कौन सा बुक है जिसमें सारे टॉपिक दे रखे व्याकरण के A to Z? तो वो बुक है गाइस आदित्य पब्लिकेशन, हिंदी की बुक आती है। ठीक ना, आप तो चाहो तो प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर लो या उसको खरीद भी सकते हो। लगभग आपको 150 से 200 तक का मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी बुक है, वो आगे भी आपका काम आएगा हर एग्जाम में। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो चुका है। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? बाल सुलभ भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है 25 क्वेश्चन मैथ का। तो देखिए फ्रेंड्स हिंदी में आप ना 15 दिन अच्छे से पढ़ के आराम 25 में से 20 नंबर ला सकते हो आराम से। लेकिन मैथ में आप 25 दिन पढ़ के उतना नहीं ला सकते हो अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, आपने मैथ अच्छे से नहीं पढ़ा है 9-10 तक। तो यही है कि उस सब्जेक्ट पर आप जाकर ज़्यादा फोकस कीजिए जिसमें कम टाइम में अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक ना, बाकी तो आपको मैथ पढ़ना ही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, बाकी सॉल्यूशन मैं शो कर दूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैथ के 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, कि काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन, इसी वीडियो में दिखा दूंगा मैं। 6 और 20 का यहाँ पर महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा? तो 6 और 20 का यहाँ पर जो HCF हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 2। अब HCF का मतलब पहले समझ लीजिए तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मन में ही निकाल लोगे। H, देखिए मैं आपको बताता हूँ, HCF, H का मतलब है यहाँ पर हाईएस्ट और C का मतलब है कॉमन और F का मतलब है फैक्टर। तो जब हमें 2 या 3 संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकालना होता है तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, इधर से स्टार्ट करिए राइट हैंड साइड से। सबसे पहले उन दोनों 2 नंबर दे रखा हो तो उन दोनों का फैक्टर कीजिए। ठीक ना, तो F का मतलब यही है, हमें फैक्टर करना है। उसके बाद दोनों में से कॉमन निकालिए, जो कॉमन आ रहा है। फैक्टर का मतलब है यहाँ पर जैसे 6 लिखा और यहाँ पर 20 लिखा, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 3, ये हो गया फैक्टर हमारा 6 का। और 20 का फैक्टर करूं तो 1 गुना में 2 गुना में 2 दूनी 4 बचे 20, ये हो गया। अब दोनों में इनका फैक्टर मैंने कर लिया 6 और 20 का। अब दोनों में कौन सा जो है ना अंक जो है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन जो है दोनों में केवल 2 ही कॉमन है, दोनों में एक बार आ रहा है, दोनों में 2-2 है ना। और हाईएस्ट होना चाहिए, तो वो हाईएस्ट कौन सा है? 2 ही है इसमें, क्योंकि कॉमन भी होना चाहिए वो। वैसे 5 है लेकिन कॉमन दोनों में नहीं है। ठीक ना, तो इस तरीके से 2 हमारा यहाँ पर HCF हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 तथा 124 का महत्तम समवर्तक, तो इसको भी आप फैक्टर कर दीजिए। 148 और 124 का आप फैक्टर कर दीजिए। ठीक है ना, उसके बाद दोनों में कॉमन होगा और उनको गुना कर दीजिएगा, जो हाईएस्ट होगा वही उसका आंसर आ जाएगा। गुना नहीं करना है इसमें, मतलब जो हाईएस्ट होगा उसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी 4। ठीक है, गुना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का डी 1/4। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं शो कर दूंगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। 33 का सही आंसर
ऑप्शन सी। 34 का सही आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद 35 का सही आंसर यहाँ पर 10% हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 17%। 37 का सही आंसर ऑप्शन बी। मैं आंसर देख के बता रहा हूँ बुक से। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 39 का, 9th एंड 10th का ही मैथ आता है इसमें, कोई कंपटीशन लेवल का नहीं आता है, ठीक है ना। 39 का ये हो जाएगा पाइथागोरस। 40 का सही आंसर ऑप्शन डी, 120 डिग्री हो जाएगा। 41 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11:13। उसके बाद 42, 42 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 43 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा समान, ऑप्शन ए। उसके बाद 44 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पर है। उसके बाद 45 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। 46 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है ना, 8। उसके बाद 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 13वां पद। उसके बाद 48 का सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से भी आया है। उसके बाद 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे ना जिनका मैथ काफ़ी अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा तैयारी नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती क्या किया था, वो मैथ के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने में लग गए थे, हिंदी के बाद मैथ। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि मैथ जो है ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले उसी सब्जेक्ट को करना है जो आपको आता है, जिसको आप कम समय में कर सकते हो, और उसको करने के बाद लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें मैथ में लगाना है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, मैथ में आप लग जाओगे, पता नहीं चलेगा टाइम, 25 क्वेश्चन करने में क्या पता आप 1 घंटे लगा दो, और और लास्ट में होगा क्या, बाकी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपका छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा टाइम ना मिलने की वजह से। तो इसलिए जो आ रहा है उसको तो पहले करो ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस का। हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है? तो जो हरित खाद है फ्रेंड्स, ये मिट्टी को क्या प्रदान करता है, ये करता है नाइट्रोजन व फास्फोरस। नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है फ्रेंड्स द्रव्य स्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 53, एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 53 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्व अधातु है ये। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? 54, तो जो यौगिक नहीं है ये है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी, हवा यौगिक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 55 में निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है फ्रेंड्स साइकस को। गोल्गी उपकरण की कमी है, किसमें नहीं होता गोल्जी काय उपकरण? तो गोल्जी काय जो है नील हरित सवाल में नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र घटक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सभी पारिस्थितिक घटक नहीं है, इनमें से कोई नहीं का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन डी ही होगा। देखिए, मनुष्य है, जैव कारक और जैविक कारक, ये सभी ऑप्शन डी होगा 57 का। 58 का सी हो जाएगा, रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? रक्षक कोशिकाओं में पानी पर निर्भर करता है। ओके फ्रेंड्स, मानव युग्मनज और मानव डैश में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात क्या है? तो आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1। इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? देखिए, साइंस का भी काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है, तो इसका तैयारी भी अभी से आपको अच्छे से करके चलना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दोगुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितनी सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो 62 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए डी। कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 38। 64 का सही आंसर, सॉरी
62 का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर 38। 63 का सही आंसर हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है सभी में, ठीक है ना। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है ये है बिजली, ठीक है ना, नहीं है ये। इनमें से कौन सा लवण जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? ठीक है ना, तो ये है फ्रेंड्स मैग्नीशियम सल्फेट, जल के स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? वृक्षों को बचाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो कच्छ और खंबात की खाड़ी में फ्रेंड्स ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं, ठीक ना। ज्वारीय, अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स? तो टाइड आपने सुने होंगे, जो कि ज्वार भाटा के बारे में सुने होंगे, मतलब पानी की जो लहरें उठती है ना समुद्र में, उससे क्या है डायनेमो को घुमाया जाता है, कुछ विशेष प्रकार के उपकरण लगाया जाता है, उससे बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उससे ज्वार वहाँ पर कहते हैं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध है, करंट की विरोध करने की क्षमता, वो बढ़ता है। डायनेमो में क्या होता है फ्रेंड्स? तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, थोड़ा आसान क्वेश्चन है ये। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, क्योंकि वो घूमता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा लगता है, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा कई तरीके से लग सकता है। आप अपने खुद के हाथ से उसको घुमा सकते हो डायनेमो को, या फिर बिजली जैसे पुल वाले बांध पे लगाते हैं फ्रेंड्स, तो ऊपर से पानी गिरता है तो वो डायनेमो घूमता है, या ज्वारीय ऊर्जा में लगा सकते हैं, या पवन ऊर्जा जो होता है उसमें डायनेमो ऊपर लगा सकते हैं। तो वही होता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करती है। रेटिना जो है ना, प्रकाश को फ्रेंड्स विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। हिटलर किसका प्रवर्तक था? चेक करते चलिएगा। तो हिटलर जो है फ्रेंड्स, ये प्रवर्तक था नाजीवाद का, ठीक ना, नाजीवाद का। इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है, कमर्शियल कृषि नहीं है? तो इसमें से कौन है? तो ये है फ्रेंड्स सी, कार्बनिक जो कृषि है ये वाणिज्यिक कृषि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। वाल्कन का एक बड़ा हिस्सा डैश साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिससे 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। देखिए 8वीं 9वीं 10वीं के सोशल स्टडी के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो आपको 10th लेवल तक का ही सारा एनसीईआरटी क्लास 8, 9, 10th पढ़ लेना है, 6ठी 7वीं से कम ही आता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्क। ऑप्शन डी है सही आंसर। निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, देखिए 9th से पूछा जा रहा है, ये 9th या 10th का ही हिस्ट्री का है ये। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार फ्रेंड्स 1764 में हुआ था। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो रबड़ जो है ये आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन ए। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप को धुंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में ही है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट खानों से जो खनिज निकलता है सबसे ज्यादा, ये खनन है फ्रेंड्स किसका? कॉपर का। टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालय यूं की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है का उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है, और यह इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। टैक्सोल से फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंसर के उपचार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा एक क्या है फ्रेंड्स? देखिए आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी उसे कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा और उसको कम टाइम में बनाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा जो होता है ना, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जीवाश्म ऊर्जा है जो कि कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। अब परमाणु ऊर्जा कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, आपने परमाणु ऊर्जा घर देखा होगा, जैसे सोलर क्या कहते हैं उसको,
हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा। उसमें क्या है ना फ्रेंड्स, यूरेनियम या और भी थोरियम, कई प्रकार के जो केमिकल होता है उनका प्रयोग करके बिजली बनाया जाता है। तो ऐसे में ये जो तत्व है ये तो सीमित मात्रा में है, केमिकल सीमित है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए परमाणु ऊर्जा जो है ये फ्रेंड्स गैर नवीकरणीय कह सकते हो, ठीक ना, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है या अनवीकरणीय, बात वही है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है ना। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो बिहार का कितना क्षेत्र वनों से घिरा है? तो ये है फ्रेंड्स 0.07%। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली फ्रेंड्स ये है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको पता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ना उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। 86 का ऑप्शन है सही आंसर। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता? तो जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता ये है ऑप्शन सी, विधिदताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिकता मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, यह है सामाजिक समस्या का विशेषता। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की जो चुनौती है, देखिए लोकतंत्र की चुनौती क्लास 9 10th में आपने पढ़े होंगे, उसी से सारा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, इनमें से सभी, ठीक है। ये भारत में लोकतंत्र की वर्तमान में चुनौती है। चलिए अब यहाँ पर शायद हो गया हमारा सोशल स्टडी। अब इंग्लिश के करते हैं। तो इंग्लिश में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना फ्रेंड्स, ये सिलेबस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ अपने चैनल पे। तो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है जिसमें 30 से 40 क्लासेस दे रखा है, उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट है ऑलरेडी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं है। तो आप चाहो तो अभी ही अपना 15 से 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो, वो क्लासेस देखकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर टेंस से पूछा गया है, विच टेंस इज यूज टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये टेंस से पूछा गया है, 2 क्वेश्चन आपका टेंस से आएगा। आई डैश यू माई लास्ट ईयर की बुक। आई, देखिए माई लास्ट ईयर से पता चल रहा है कि पास्ट में बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें ना तो बी यूज होगा और ना ही सी यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक ना। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही बचेगा, वही होगा यूज यहाँ पर। आई सेल यू 92 का ऑप्शन यहाँ पर तो आंसर हमें बी दे रखा है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, पहले क्वेश्चन को मैं समझा नहीं, डायरेक्ट आंसर कर दिया। देखिए क्या गलती मैंने किया, जैसे आई डैश यू माई लास्ट ईयर की बुक, तो मतलब मैं जो है आपको उधार दे सकता हूँ, मैं अपना पिछले साल की किताबें, ये यहाँ पर मतलब आ रहा है, तो आई सेल यहाँ पर होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, सी टोल्ड, सी सेड दैट डैश चॉकलेट आफ्टर डिनर। देखिए ये फ्रेंड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आया है, और अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़े तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको कर लो। देखिए मैं यहाँ पर तो बना दूंगा, यहाँ पर ये आप देखिए पास्ट में है, तो डैट के बाद जो वर्ड आएगा ना वो भी पास्ट में ही आएगा। सी टोल्ड, सी सेड डैट। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, ही यूज होगा, आई यूज किया उसने अपने लिए, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर आई के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स हो सकता है सी यूज हो, क्योंकि वहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा आंसर। बाकी एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख लीजिएगा। ओके, 93 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बुक सही देख के बता रहा हूँ, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आया है। नंदी सैड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये भी पास्ट में ही बनेगा। अब ये कंटिन्यूस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, तो वॉच का यहाँ पर हैड भी नहीं यूज करेंगे। ऑप्शन बी इसका साथ सही लग रहा है,
हाँ, ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कंसेप्ट मैं सीखा हूँ, अगर आप सीख लोगे तो आंसर आपको कर पाओगे। बाकी देख लीजिएगा सॉल्यूशन डिटेल वाला। द रेन कम पॉरिंग डाउन इन टोरेंट, यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है फ्रेंड्स, वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता, वो वर्ब जैसा ही होता है। तो ये तो मेन वर्ब है, ये नहीं होगा। टोरेंट शायद यहाँ पर द रेन कम, सॉरी कम यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है, ठीक ना, द रेन कम। तो पॉरिंग जो है यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आप पढ़ोगे तो इजीली आ जाएगा, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। ऑप्शन सी 95 का, 96 का सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, एडमायर्ड। यहाँ पर नॉन फाइनाइट में ये पैसिव वाला है। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आई एम टू बी डन बाई, देखिए इट, हाँ इट यहाँ पर हो जाएगा 97 का ए हो जाएगा, इट इज़ टू बी डन बाई मी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा और आई यहाँ पर बाई करके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये सब करवाऊंगा, बाकी आप लोग पिछले साल क्लास देख लीजिए, आपका हो जाएगा कंप्लीट तैयारी। यहाँ पर पंचुएशन मार्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइफन। उसके बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है। सारा टॉपिक मैं चैनल पे बता दूंगा, ठीक है ना, कम्युनिटी पोस्ट करके सारा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देयर इज़ अ ब्रिज, और यहाँ पर क्या आएगा कौन सा, तो यहाँ पर आ जाएगा 101 का ऑप्शन डी, अक्रॉस द रिवर, क्योंकि एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर के लिए अक्रॉस का यूज़ करते हैं, ठीक ना। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट आंसर, द बैड वेदर वी वेंट सेलिंग, मतलब बेकार मौसम होने के बावजूद हम जो है वहाँ गए सेलिंग के लिए। तो इन स्पाइट ऑफ ही हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या हॉएवर भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक। तो इन स्पाइट ऑफ ही होगा, ठीक है ना। इसको कंबाइन करने बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है इस सेंटेंस को, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ये जो आया है यहाँ पर आइडम एंड फ्रेड से दो क्वेश्चंस आएंगे। क्रोकोडाइल टीयर मतलब यहाँ पर दिखावटी आंसू होता है, तो यहाँ पर 104 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। और बाई फीट एंड स्टार्स का मतलब होता है रुक रुक कर, इरेगुलरली, ठीक है ना। 105 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 106 का सही आंसर, शायद तीन क्वेश्चन आइडम एंड फ्रेज से आ रहे हैं, तो 106 का यहाँ पर बी हो जाएगा, टू फॉलो गो आफ्टर का मतलब। 107 का यहाँ पर हो जाएगा ए। कंडीशन सेंटेंसेस से दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, देख लीजिए, और ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ कितने प्रकार का होता है। 108 का आंसर बी हो जाएगा, इज। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर देखिए प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव यूज़ करिए। ए लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क को आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नॉन है, तो इसको आप यहाँ पर क्या यूज़ कीजिएगा, इज कीजिएगा यहाँ पर, तो सही होगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए रीजनिंग का जल्दी से देख लीजिए, इसका आंसर बता देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 111 का, 112 का भी ए होगा, 113 का यहाँ पर हो जाएगा बी, उसके बाद 114 का हो जाएगा डी, उसके बाद 115 का यहाँ पर हो जाएगा सी, 116 का यहाँ पर हो जाएगा, 116 का हो जाएगा यहाँ पर डी। इसका टॉपिक भी मैंने लिख रखा है, तो बता दूंगा कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है रीजनिंग में, ठीक है। 117 का डी, 118 का बी, 119 का यहाँ पर हो जाएगा सी, 120 का हो जाएगा यहाँ पर बी। अब आप लोग चेक कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा होगा। ये है आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहो तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक रजिस्टर लो, अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक नोटबुक लेकर इनका आंसर लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, कॉपी में, और उसके बाद शुरू से इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद अपना आंसर मिलाते जाइए और क्वेश्चन करते जाइए, वीडियो को रोक कर। अब यहाँ पर आप लोग जल्दी से देख लीजिए सॉल्यूशन।
सो प्लीज़ चैनल